तो सुनो बेटा, एरर्स तीन तरह की होती है। एरर्स का मतलब है मिस्टेक्स जो हमसे हो जाती हैं, आप लोगों से हो जाती है। एरर्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली होती है कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर का मतलब यह है कि या तो गलती होगी ही नहीं, और होगी तो सारे बराबर गलती करेंगे। मैं अभी प्रूफ कर दूंगा, या तो कोई बच्चा मिस्टेक करेगा ही नहीं, और मिस्टेक करेंगे तो सारे बराबर करेंगे। तुम में से दो एक तो जरूर मिस्टेक करेंगे। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये मेरे पास एक स्केल है, आपसे एक लाइन की लेंथ नापने के लिए कहूंगा, बड़े केयरफुली नापना, और या तो मिस्टेक होगी नहीं होगी तो बराबर होगी। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये निशान बने हुए हैं। मैं पूछता हूं कि ये जो लाइन मैं खींच रहा हूं, इस लाइन की लेंथ क्या है स्केल के हिसाब से? तुरंत बताओ, जोर से बोलो, फिर से बोलो। 4.2, 3.2, सही है। आपने या तो देखो मिस्टेक करी नहीं, करी तो सबने एक ही मिस्टेक करी। कई बच्चे कहेंगे सर स्केल भी तो खराब था। अरे भैया, तो तुम्हारी आंखें तो सही थी, तुमने कौन सा ध्यान दे दिया? स्केल गलत था, मैं मान रहा हूं, लेकिन तुम्हारे पे बुद्धि तो थी, उसका यूज क्यों नहीं किया? स्केल 0 से शुरू होता है या 1 से? और हमारा कहां से हो रहा है? तो ये मिस्टेक कहलाएगी कांस्टेंट एरर। तुम सबने बराबर गलती करी। ऐसा नहीं कि किसी ने 4.3 बोला, किसी ने 4.1 बोला, किसी ने 3.9 बोला। सबने बराबर मिस्टेक करी, और जिसने नहीं करी उसकी तो एरर ही नहीं हुई। लेकिन जिसने करी गलती, उन सबकी सेम एरर हुई। यही है कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर की डेफिनेशन यदि हम सिंपल भाषा में समझे, या तो एरर होगी नहीं, होगी तो सेम होगी, हर बार सेम होगी। तो ये तो हुआ पहला कांस्टेंट एरर। इसके बाद दूसरी होती है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर। और तीसरी होती है रैंडम एरर। रैंडम एरर। सिस्टमैटिक वो होती है जिनके कारण हमें पता है, रैंडम एरर वो होती है जिनके कारण हमें आज तक पता ही नहीं चले क्यों हो जाती है, जिनके रीजन आपको नोन है, सब लिखा हुआ है शीट्स में, सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जिस एरर के रीजन आपको पता है, कारण आपको पता है, वो है सिस्टमैटिक एरर। और जिस गलती का कारण आपको मालूम ही नहीं, वो है रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर फिर 4 तरह की होती है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा एरर्स के ऊपर नोट लिखने के लिए। सिस्टमैटिक एरर को 4 कैटेगरी में बांटा गया है: पर्सनल, इंस्ट्रूमेंटल, तीसरी एक्सटर्नल इम्परफेक्शन, और चौथी इंटरनल इम्परफेक्शन। पहली पर्सनल एरर। बेटा पर्सनल एरर वो होती है जो विच अराइजेस ड्यू टू केयरलेसनेस और अनअवेयरनेस ऑफ द पर्सन। किसी इंसान की लापरवाही से या नॉलेज ना होने के कारण जो गलती होगी वो पर्सनल होगी। या तो पर्सन ने केयरलेसनेस दिखा दी, मेथड उसे पता है लेकिन गलती कर गए जानबूझ करके, या फिर वो अवेयर ही नहीं है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता ही नहीं है, तो ऐसी गलती को कहते हैं पर्सनल। जैसे पिछले बार अगले पेज पर मैंने आपको एक बीपी की मशीन दे दी। बीपी की मशीन में मरकरी ऊपर चढ़ता है, यदि आपने देखी हो, हाथ में वो यहाँ पर एक लट्टू सा होता है, उसे दबाते रहते हैं और रीडिंग हाथ पे लपेट करके देखा है, कभी देखा है बीपी नापते हुए? तो मान लो मैं आपको ये मशीन दे दूं, आपको चलानी आती नहीं, मैं कहूं इससे बीपी मेजर करो,
आपने बीपी मेजर किया, गलत आ गया, इसमें फॉल्ट इंस्ट्रूमेंट की है या पर्सन की है? बोलो। यदि ये पर्सन की फॉल्ट है तो ये पर्सनल एरर कहलाएगी। पर्सन को आता नहीं, पर्सनल। कई बार आता है, जल्दीबाजी में गड़बड़ हो गई, पर्सनल। आप सबको स्केल देखना आता है, लेकिन इसमें आपने जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया कि 0 से शुरू नहीं था। भाई आप ये तो मानोगे गलती आपकी भी रही। यदि आप ये गलती ना करते, थोड़ा ध्यान दे लेते कि यार 0 से शुरू नहीं हो रहा, तो फिर वो एरर होती नहीं। तो पर्सनल एरर वो है जिनके या तो हमारी लापरवाही से हो जाए। बेटा हमारी लापरवाही से, केयरलेसनेस से भी तो हो जाती है। कई बार जल्दीबाजी में स्कूल में कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो और तुमने जल्दीबाजी में रीडिंग गलत ले ली, वो भी पर्सनल है। तो किसी भी कारण से यदि आदमी की मिस्टेक से एरर होती है तो उसे पर्सनल कहते हैं। दूसरी होती है इंस्ट्रूमेंटल। पर्सन बिल्कुल सचेत है, उसे प्रैक्टिकल करना आता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ही खराब है। जैसे मैं स्केल का एग्जांपल इसलिए देता हूं क्योंकि स्केल आप सबने खूब अच्छी तरह से देखा हुआ है, तो मैं आपको इसलिए ज्यादातर स्केल के एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो मैं आपको एक स्केल दूं, उसमें निशान उल्टे सीधे लगे हुए हैं। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई वो, ये। अब मैं कहूं लाइन की लेंथ नापो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है गलती होगी, लेकिन ये गलती पर्सन की तो नहीं है। इसका ब्लेम पर्सन को दोगे क्या या इंस्ट्रूमेंट को दोगे? बता दो बेटा, किसको दोगे? तो ये कौन सी एरर हो गई? फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है तो एरर को इंस्ट्रूमेंटल कहेंगे, पर्सन की तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी होती है एक्सटर्नल इम्परफेक्शन। इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, पर्सन को भी नॉलेज है, मतलब इंस्ट्रूमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, पर्सन की नॉलेज में कोई कमी नहीं है, वेदर कंडीशन के कारण रीडिंग गड़बड़ हो गई। अब आप कहोगे कैसे? मेरे बेटा एक तुम्हें मालूम है स्टील एक्सपेंड हो जाता है हीटअप होने से। आप रशिया में गए, स्टील का स्केल खरीदा, बहुत बढ़िया। रशिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, साइबेरियन इलाकों में। स्केल खरीदा, बिल्कुल बढ़िया, टकाटक, बिल्कुल परफेक्ट। आप उसे लेकर के इंडिया आ गए। स्केल का टेम्परेचर जब रशिया में था तो वो था बेटा -5 डिग्री, इंडिया में आकर के हो गया 45 डिग्री। टेम्परेचर बढ़ने से आयरन का स्केल फैल गया। रशिया में स्केल जब आपने खरीदा था तो वो स्केल बिल्कुल सही था, इस साइज का, जैसा होना चाहिए। अब आपने इंडिया में लेके आ गए, स्केल फैल गया तो उसके निशान दूर दूर हो गए। अब ये रीडिंग फिर गड़बड़ होगी, लेकिन इस गड़बड़ी का कारण ना तो इंस्ट्रूमेंट है और ना पर्सन है। इसका कारण तो टेम्परेचर में आया हुआ बदलाव है। क्या है रीजन इसका? पर्सन, इंस्ट्रूमेंट या टेम्परेचर? अब टेम्परेचर में आया हुआ रीजन एक्सटर्नल इम्परफेक्शन में जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि यार इंस्ट्रूमेंट खराब है, इंस्ट्रूमेंट ठीक है, पर्सन को नॉलेज नहीं है, गलत बात है। पर्सन को स्केल से यूज करना आता है। तो फिर गड़बड़ कहाँ है बेटा? गड़बड़ है वेदर में, टेम्परेचर बदल गया। इसी तरह से कई बार आंधी तूफान में रीडिंग गलत हो जाती है। मान लो बेटा आप किसी के पास वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन ये वाली, आजकल तो ये कम देखने को मिलती है। इसमें नीचे एक हुक रहता है और एक पॉइंटर होता है, शायद आपने देखा होगा। जिस चीज का वजन तोलना हो उसे लटका देते हैं और पॉइंटर नीचे आ जाता है और रीडिंग देख लेते हैं। शायद कभी देखने को मिला हो, पुराने टाइम में तो यही चलते थे, आजकल कबाड़ी लेके घूमते हैं इसे, क्योंकि इसमें धोखाधड़ी की चांसेस बहुत है। अब ये तराजू से मैं रीडिंग ले रहा हूं, इतने में आंधी तूफान आ गए। तूफान के कारण हमारा वेट इधर को खिंच गया और रीडिंग गड़बड़ आ गई। अब बताओ, जो रीडिंग गड़बड़ आई वो आंधी तूफान के कारण आई। वेइंग मशीन सीधी होनी चाहिए थी, टेढ़ी हो गई। और मेरे पास और कोई मशीन नहीं है तो मुझे तौल के भी देना है।
तो वो जो रीडिंग में फॉल्ट होगी, क्या पर्सन की फॉल्ट होगी या इंस्ट्रूमेंट की या वेदर की? तो जो वेदर की फॉल्ट के कारण गड़बड़ी होती है वो कहलाती है एक्सटर्नल इम्परफेक्शन, बाहरी ताकतों से होने वाली गड़बड़ी। बाहरी कंडीशन बदलने से, एक्सटर्नल कंडीशन बदलने से, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड बदलने से होने वाली मिस्टेक, वो होती है एक्सटर्नल इम्परफेक्शन। तो अभी तक आप लोगों ने कौन कौन सी सीखी? पर्सनल, पहले तो कांस्टेंट, कांस्टेंट की तो कैटेगरी अलग है, या तो एरर होगी नहीं और होगी तो सबकी सेम होगी। दूसरी कौन सी बताई? इंस्ट्रूमेंटल। उसमें क्या बताया इंस्ट्रूमेंटल में कि भाई सॉरी पर्सनल, सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक जिनके कारण पता है। सिस्टमैटिक में 4 कैटेगरी बनाई। पर्सनल, पर्सन की गड़बड़ी से, लापरवाही से, केयरलेसनेस से। इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है। एक्सटर्नल इम्परफेक्शन, टेम्परेचर, प्रेशर या वेदर में कोई चेंज आने से रीडिंग बदल जाए। अच्छा, एक्सटर्नल इम्परफेक्शन को कहा जाता है इजीली क्यूरेबल। ये बड़ी आसानी से दूर हो जाती है, बहुत ही आसानी से। कैसे? मान लो आप रशिया से स्केल लाए थे, गर्मी में फैल गया, फ्रीजर में डाल दे थोड़ी देर के लिए, टेम्परेचर से ही तो गड़बड़ हुई है, ठंडा कर दो। सुनना बात कान खोल के, इस समय मजाक के मूड में नहीं हूं, यही तैयार हो जाएगा टॉपिक, और ये चीजें फिर भूलते भी नहीं है। तो मेरे बेटा, यदि टेम्परेचर में वेरिएशन से गड़बड़ हुई है, ठंडा कर लो, स्केल सही हो जाएगा। आंधी तूफान से रीडिंग गड़बड़ हो रही है, भैया कमरे में जाकर के मेजरमेंट ले लो यदि इतनी जरूरी है। आप बाजार में सब्जी खरीद रहे हो, आंधी तूफान से रीडिंग गड़बड़ हो गई तो फर्क नहीं पड़ता। अब गोल्ड स्मिथ मान लो सड़क पे बैठ के सोना बेच रहा है, दुबई में देखा है मैंने, सड़क पे बैठ करके गोल्ड बेचते हुए। मतलब जिंदगी के मजे से ही आ गए। और एक बात और, शॉप खुली हुई है, आप अंदर जाओ, माल देखते देखते बाहर आ जाओ, कोई नहीं देख रहा, इतना भरोसा। मन में तो मेरे लालच सा आया था, लेकिन मैंने कहा कभी इनके पास क्यों, वहां चोरी करते पकड़ लिया जाए तो उन्होंने कह दिया फांसी या हाथ काटने की ऐसी ऐसी सजाएं हैं। सुधर गया। तो खैर कई बार दूसरी कंट्री में सचेत रहना पड़ता है। सिंगापुर में एक बहुत बड़ा मॉल है, इंडियन मार्केट है, वहां पे स्क्रीन जो इंडिया में 2.25 लाख की स्क्रीन थी, वहां 35,000 की मिल रही थी। इतना अंतर है। लोग पता चला वहां से सारा पैसा निकाल लेते हैं, बचा लेते हैं, ट्रिप का 1 रुपया भी नहीं खर्च होता। यहाँ से जाओ, घूमो फिरो, 1 स्क्रीन खरीदो, 2 स्क्रीन खरीदो, लेकर के आओ, इंडिया में बेच दो, जितना तुम्हारा जाने आने का खर्चा था सब खत्म, उल्टे प्रॉफिट और हो जाएगा। तो वहां पर खैर अभी पहले टॉपिक कर लूँ, बाद में बताऊंगा, नहीं तो बीच में स्क्रीन खरीदने लग जाएंगे। तो मेरे बेटा, हम लोग बात कर रहे थे, पर्सनल भी समझ में आ गए, इंस्ट्रूमेंट भी आ गई, और ये भी आ गए एक्सटर्नल इम्परफेक्शन। इसे आसानी से दूर किया जा सकता है। आंधी तूफान में रीडिंग गड़बड़ आ रही है तो भैया जरूरी है आंधी तूफान में रीडिंग लेना? कमरे के अंदर जाकर के ले लो रीडिंग। तो ये इजीली क्योरेबल होती है। एक होती है इंटरनल इम्परफेक्शन विच कांट बी क्योर्ड इजीली। हमें उस गलती का पता है, लेकिन उसके साथ जीना पड़ेगा। उस गलती को दूर नहीं कर सकता आम इंसान। आप एक बात बताओ, पानी में डुबाने पर चीजें हल्की हो जाती हैं, शायद 9-10 में पढ़ा होगा, अपथ्रस्ट के कारण पढ़ा है। पानी में यदि मैं किसी चीज को उठाऊं तो हल्की लगती है, वैसे भारी लगती है। तो कोई मुझे बताओ, यदि मैं पानी में डुबा के किसी चीज को तौलूं तो सही वेट आएगा या कम आएगा? जोर से बोले यार, देख मेरा मजा खराब मत करो, क्योंकि देख आग बराबर की लगनी चाहिए। उधर से भी जोश आएगा तो इधर से भी जोश आएगा, उधर बुझी हुए दिए बैठे होंगे तो इधर भी बुझ जाएगा दिया। तो मेरे बेटा, पानी के अंदर यदि मैं आपसे किसी कारण से पूछ रहा हूं, पानी के अंदर किसी चीज का वजन तौलूं तो सही आ सकता है क्या? मीडियम में किसी भी लिक्विड में तौलूं तो सही आ सकता है क्या? अपथ्रस्ट के कारण गड़बड़ होगी। एयर भी एक मीडियम है, एयर भी अपथ्रस्ट लगाती है।
तुम कहोगे हैं, हाँ एयर का थ्रस्ट वो बात अलग है, हमें महसूस नहीं होता क्योंकि हमारा वेट बहुत ज्यादा है। तुम्हें हल्की चीज लेके देखो, हाइड्रोजन का बैलून लेके देखो, छोड़ते ही ऊपर भाग गया, अब थ्रस्ट से ही तो, अब थ्रस्ट ज्यादा हो गया, वेट कम हो गया, ऊपर भाग गया। क्या ज्यादा हो गया? हमें तुम्हें अब थ्रस्ट महसूस क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे वेट के सामने अब थ्रस्ट बहुत कम है। हमारा वेट ये है, हमारा वेट बहुत ज्यादा है, अब थ्रस्ट कम है, तो हम उसको महसूस नहीं करते। लेकिन यदि मैं यहां पर अपनी बजाय एक बैलून ले लूं हाइड्रोजन से भरा हुआ, तो हाइड्रोजन दुनिया में सबसे हल्की गैस है, तो उसका वेट कम हो जाएगा सबसे कम, अब थ्रस्ट ज्यादा हो जाएगा, तो ये ऊपर भाग जाएगा। आपने बचपन में खेले होंगे हाइड्रोजन के, हीलियम के बैलून से। अब तो हाइड्रोजन बैन हो गई क्योंकि कई लोगों के हैप्पी बर्थडे हो चुके हैं हाइड्रोजन के बैलून से। हाइड्रोजन हाईली इन्फ्लेमेबल है। पुराने टाइम में जो बच्चों के बैलून आते थे उड़ने वाले, उसमें हाइड्रोजन भर देते थे। कई बार क्या हुआ, गैस के पास चला गया बैलून, धक से आग लग गई, आसपास की चीजें भी जल गई, तो इसलिए हाइड्रोजन को मना कर दिया। अब लेते हैं हीलियम, जो हाइड्रोजन से थोड़ी भारी है लेकिन एयर से हल्की है, तो इसलिए उड़ तो जाता है लेकिन सेफ रहता है। इनएक्टिव गैस है, इनर्ट गैस है, उसमें कोई हार्म नहीं है, आग नहीं लगेगी। तो मेरे बेटा इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पानी में कोई वेट तोलोगे सही नहीं आ सकता, तो एयर में भी वेट सही नहीं आने का। यहां भी चीजें हल्की हो रही हैं, एयर में भी अब थ्रस्ट लग रहा है, और यदि एयर में भी अब थ्रस्ट लग रहा है तो पक्की बात है कि चीजों के वजन सही नहीं आ रहे हैं। लेकिन क्या इसे दूर करने का कोई उपाय है? तो जवाब है तो, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्या आम इंसान वैक्यूम में जाकर के सही वेट आता है? तो क्या वैक्यूम में जाके चीजों को तौल सकता है? तुम बाजार में सब्जी लेने गए तो क्या वो वैक्यूम चैम्बर में ले जाके तौल के देगा? कई बच्चे कहेंगे पॉसिबल तो है, वैक्यूम रूम बना दो, जब सामान लेना हो कि हाँ भाई 5 किलो आलू चाहिए, कि चला जा, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा करके सब्जी खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों गए रूम में, वहां जाके आलू तोले, उसने कहा एक आलू कम रह गया, फिर बाहर आ रहे, वहां से फिर निकाले। मतलब कहने के बाद, भले ही मजाक में कह रहा हूं, आप समझ गए हो, आम इंसान के लिए इससे दूर होना मुश्किल है। एक नॉर्मल पर्सन को इस गलती के साथ रहना ही पड़ेगा, हमें गलत रीडिंग को सही मानना ही पड़ेगा। जब आप बाजार से गेहूं की बोरी लाते हो और कहते हो 100 किलो की है, वो 100 किलो की नहीं होती। एयर के अपथ्रस्ट के कारण गलत मेजरमेंट हुए हैं। तो ऐसी गलती जिसका हमें पता है लेकिन हम दूर ना कर सके, वही है इंटरनल इम्परफेक्शन। इंटरनल यानी अंदरूनी मिस्टेक है, ये तो प्रैक्टिकल में ही फॉल्ट है। हाँ, जब जरूरत हो, बहुत हाई एक्यूरेसी की जरूरत हो, तो साइंटिस्ट वगैरह इसे दूर कर भी लेते हैं। तुम बताओ, रॉकेट साइंटिस्ट होते हैं, रॉकेट के अंदर एक जरा सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो भाई साहब रॉकेट कहीं का कहीं चला जाएगा। तुम जो कहते हो ना कि ये रॉकेट हमने मार्स पे भेज दिया, कौन सी बड़ी बात है, जब आग लगेगी एक्शन रिएक्शन से जाएगा ही। भाई साहब, ये प्लैनेट्स हजारों किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहे हैं। कैलकुलेशन कितनी सटीक करनी पड़ती है, इससे अंदाजा लगाओ। ये है सन, ये है हमारी अर्थ, जहां हुआ हमारा बर्थ, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर पहले हो गए मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये मार्स है। अब सुनना, मार्स रुका हुआ नहीं है। मान लो मैंने मार्स की तरफ रॉकेट चला दिया सीधे, तो मार्स तो घूमते घूमते आगे निकल जाएगा। जब तक ये 6-7 महीने साल भर में रॉकेट पहुंचेगा, तब तक तो मार्स कहीं का कहीं होगा। कैलकुलेशन कितनी जबरदस्त होनी चाहिए। इन्हें पता है कि मेरे रॉकेट को पहुंचने में मान लो 7 महीने लगेंगे, तो इन्हें पता होना चाहिए 7 महीने बाद मार्स कहां होगा। ये रॉकेट उधर की तरफ छोड़ेंगे, ये इधर है, कुछ
कुछ समय में ये यहाँ आया, रॉकेट यहाँ आया, मार्स इधर पहुंचा, रॉकेट इधर पहुंचा, मार्स इधर पहुंचा, रॉकेट इधर पहुंचा, मार्स यहाँ आया, रॉकेट यहाँ आया, मार्स इधर पहुंचा, रॉकेट उतर गया, रॉकेट उतर गया। और यदि रॉकेट की लैंडिंग में 1 सेकंड की देर हो गई तो तुम्हें मालूम है मार्स जो है वो हजारों किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। 1 सेकंड की डिले हुई, वो हजारों किलोमीटर आगे। जहां इतनी जबरदस्त एक्यूरेसी चाहिए वहां हर मेजरमेंट में ध्यान रखा जाता है। वो सारे वेट वैक्यूम में मेजर करते हैं। नासा के अंदर बाकायदा लेबोरेटरी बनाई गई है जहां वैक्यूम चैम्बर है, उसमें वेट मेजर होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इंटरनल इम्परफेक्शन को दूर नहीं कर सकते, मैं ये कह रहा हूं कि आम इंसान दूर नहीं कर सकता। नॉर्मल पर्सन, 1 सेकंड बेटा, नॉर्मल पर्सन को उस एरर के साथ जीना सीखना पड़ेगा। यही है इंटरनल इम्परफेक्शन। हाँ, कौन पूछ रहा था? किस पे? मेरे बेटा, मैंने ये नहीं कहा कि स्पेस में ले जाके वेट लो, मैंने कहा अर्थ पर ही एक कमरे में वैक्यूम पैदा कर दो। यदि आप कमरे में वैक्यूम पैदा कर दोगे तो आप थ्रस्ट खत्म हो गया, लेकिन वेट लग रहा है तो वहां सही वेट मेजर होंगे। वेट ही तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। बेटा एक बात सुन, मैं वही बता रहा हूं, हमारे आगे एक चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसमें अर्थ के रोटेशन से भी ग्रेविटी बदल जाती है। तो उन सबके फॉर्मूले हैं कि कैसे हम उसमें एक्यूरेसी लाएं। ये समझ लो 10th तक जो तुमने साइंस पढ़ी है वो बच्चों की साइंस थी, नॉर्मल। असली साइंस अब शुरू हुई है, तो उसमें जब और तरीके हैं और जितनी ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो उसके ऊपर जाना पड़ेगा। अर्थ के रोटेशन का भी असर ना हो, अर्थ के शेप का भी असर ना हो, अर्थ ओवल शेप में हर चीज का ध्यान रखा जाएगा। तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि बेटा हमारा जो ग्रेविटी नहीं होगी तो फिर तो वेट 0 आ जाएगा। जब किसी चीज का वेट मेजर कर रहे हो, वेट तो ग्रेविटी में ही मेजर होगा। तो वो वहीं की कैलकुलेशन के हिसाब से देखते हैं कि मास कितना लेना है। स्पेस में थ्रस्ट तो लगेगा, गैसेस निकलेंगी, थ्रस्ट लगेगा, तो वहां आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा करते हैं। बोलो, पूछ रहे थे ना? हाँ तो रहता ऐसे कर रहे थे, मजे ले रहे थे। चलो भाई, तो ये आ गया। अब एक देखो, ये कैटेगरी तो हमारी अब पहले सिस्टमैटिक खत्म हुई। अब पहले एक बार पूछ लूं, देखता हूं कि भाई तैयार हो गया नहीं, फिर मैं आता हूं रैंडम पे। एरर्स बेटा, जब भी रियल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस हो तो दैट इज एरर। असली वैल्यू अलग है, नापी गई वैल्यू अलग है, तो एरर। एरर की 3 कैटेगरी बनाई। कांस्टेंट, ये तो बिल्कुल ही अलग कैटेगरी है, या तो एरर होगी नहीं होगी तो सबकी बराबर होगी। फिर मैंने बताई सिस्टमैटिक, जिनके कारण पता है। सिस्टमैटिक में 4 कैटेगरी में सामने आ गया, यदि समझ में आ गया तो बोल दो कौन कौन सी 4 है। जोर जोर से। पर्सनल, एक्सटर्नल कौन सी है? वेदर कंडीशन से बदलने वाली। इजीली क्योरेबल है वो, या डिफिकल्टी होती है क्योर करने में? और चौथी कौन सी है? जिसे नॉर्मल पर्सन के लिए रिमूव करना, क्योर करना बहुत मुश्किल काम है। आ गया? कोई डाउट है यहां तक? अब आती है रैंडम एरर। अच्छा, एक चीज और, सिस्टमैटिक में एक साथ मल्टीपल एरर्स हो सकती है। एक इंस्ट्रूमेंट भी खराब है और पर्सन को भी देखना नहीं आता। मैंने आपको बीपी नापने की मशीन दी, मुझे मालूम है ये खराब है और तुम्हें देखनी भी नहीं आती, तो इसे कौन सी कैटेगरी में डालें? तो दोनों कैटेगरी में, ये पर्सनल भी होगी और इंस्ट्रूमेंटल। बेटा कैसे लेजी सा हो रहा है आज? पीछे क्या नाम है? शाश्वत, स्वास्तिक, इन दोनों में कंफ्यूजन है अभी है थोड़ा सा। स्वास्तिक बेटा कैसे थकान मान रहा है? स्कूल वाले ने छोड़ लिया होगा, गए नहीं स्कूल ना? ये स्कूल वाले ना तुम लोगों का सारा खून पसीना तो निचोड़ लेते हैं, फिर ट्यूशन पे जाकर के एनर्जी, मास्टर कहता है एनर्जेटिक होके बैठो। अबे भाई साहब, इंसान ही तो है,
सुबह 7 बजे से निकले हुए बालक जो स्कूल जा रहे हैं 7 बजे से 2 बजे तक पूरे चुस्त चुके स्कूल में, और फिर इसके बाद कोचिंग पर बैठ के पूरी एनर्जी दिखाने को हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरी एनर्जी दिखाओ, लेकिन करना तो है ही। 2 साल की बात है, यदि आपने 11th और 12th सीरियसली कर लिए उसके बाद हेडेक खत्म है। एक बार सिलेक्ट हो जाओ फिर हेडेक खत्म है, क्योंकि 12th के साथ सिलेक्शन में फाइट है दूसरों के साथ। एक सीट के लिए 2-2 हजार लोग बैठेंगे, पता चला 2 लाख हैप्पियर हो रहे हैं, सीट है 2000। तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे को फाइट करनी है, तो फाइट के लिए अभी से तैयार होगे तो बेनिफिट एक रहेगा। आधे बच्चे तुम अपनी क्लास में भी देखते होगे, 70% बच्चे अभी सीरियस नहीं है पढ़ाई में, 11th में मस्ती काटते हैं। तुम उनसे आगे निकल जाओ, शुरू से मेहनत कर लो। पता है, एक चीज और बता रहा हूं, तुम्हारे भले के लिए बता रहा हूं बेटा। एक बात सुन, दुनिया कहती है कंपटीशन बहुत टफ है, इतने सारे बैठते हैं, आज मैं सारा डर दूर कर देता हूं। जब आप कंपटीशन देने जाओगे, वहां पे बैठे होंगे मान लो 2 लाख लोग, 2 लाख में से ये मान लेना 1.5 लाख सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि पापा ने कहा है। फॉर्म भरने वाले 1.5 लाख कद्दू होते हैं तुम्हारी क्लास में। तुम्हें कईयों की शक्ल देख के पता होगा कि 10th में कैसे कैसे पास हुआ, अगले साल फॉर्म भरे बैठा हुआ होगा। वो 1.5 लाख तो गए, अब बचे 50,000। तुम्हारी फाइट 50,000 में है। उन 50,000 बच्चों में से 20-30 हजार ऐसे होंगे जिन्होंने 11th में मस्ती काट ली, 12th में कीड़ा जग गया। तुमने 11th में भी मस्ती नहीं काटी, तुमने 11th में पढ़ाई करी, 12th भी करी। उन्होंने 11th में मस्ती काटी, तो भाई साहब वो 11th में गए। तुम्हारी फाइट सिर्फ 10-20 हजार से होनी है, और 10-20 हजार में 2 हजार में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शुरू से तैयार करते हुए चलो। अब हम पहुंचते हैं रैंडम एरर पर। किस पर? रैंडम एरर, जिनके कारण नहीं पता। पहले बताओ, स्कूल में कभी प्रैक्टिकल करें? रीडिंग लिए किसी भी प्रैक्टिकल की, पेंडुलम फेंडुलम कोई सा भी किया हो? कितनी रीडिंग दिलवाई थी गुरुजी ने? 3 तुम्हारे यहाँ हुए प्रैक्टिकल कभी? किस किसने लैब में कभी शक्ल नहीं देखी प्रैक्टिकल की? कभी नहीं। तुमने करे बेटा? तुमसे टीचर ने कहा होगा 3 रीडिंग ले लो, क्या तीनों एक सी आई थी? एवरेज। वही बता रहा हूं बेटा, ये मेरा रूम है, मैं आपको स्केल देता हूं, स्केल बिल्कुल ठीक होगा। आपको रीडिंग लेनी अच्छी तरह आती है, वेदर कंडीशन सब बढ़िया है। मैं कहता हूं कमरे की लेंथ में आप क्या हो, तो भाई साहब सबकी रीडिंग में डिफरेंस आएगा। 1 by 1 भेजूं, किसी को बताऊं ना? मैं तुमसे कह रहा हूं ये रहा स्केल, कमरे की ब्रेथ नापो। एक बच्चा नापेगा कमरे की ब्रेथ कि पता चला 10.49 मीटर, दूसरा कहेगा 10.48 मीटर, तीसरे का आएगा 10.51 मीटर। तुम तो अलग अलग बच्चों की बात कर रहे हो, मैं तुम्ही से ही कहूं कि कमरे की लेंथ हर रोज नापो, तो तुम्हारी में भी 0.01 0.02 का डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। हम एक ही चीज को कई बार मेजर करते हैं तो उनमें भी अंतर आ जाते हैं। क्या उसमें पर्सन की फॉल्ट है? नहीं जी, आ रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट खराब है? बिल्कुल नहीं। वेदर में कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। क्या कोई अंदरूनी कमी है, इंटरनल इंपरफेक्शन है? वो भी नहीं। तो ऐसी एरर जिसका कारण ही ना पता चले उसे कहते हैं रैंडम एरर। और रैंडम एरर आएंगी ही आएंगी। मैं आपको एक थैली में चीनी भर के दे रहा हूं और एक तराजू दे रहा हूं, मैं कहता हूं वेट मेजर करो, एक बच्चे की रीडिंग दूसरे को नहीं दिखाऊंगा, तुम्हारे मन को भी पता होगा थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। तो जिस एरर का कारण ना पता चले उस एरर को कहते हैं रैंडम एरर। अब रैंडम एरर में हमने कई कैटेगरी बना रखी है, जिसमें एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, एक भी क्लास मिस मत करना, क्लास में तैयार हो जाएगा, फिर जाके चाहे रीडिंग में मत लगाना, मिस करोगे तो अपनी रिस्क पे। और अब मैंने वीडियो ग्रुप में डालने छोड़ दी है, जो एब्सेंट है मैं उससे पर्सनली मांगूंगा।
क्योंकि उसका मिसयूज होने लगा था, क्लास में आने की बजाय घर पे बैठ के पढ़ने का मन करने लगा था। तो ये है रिलेटिव एरर और तीसरी है परसेंटेज एरर। अब हम बात करते हैं कि एरर्स, रैंडम एरर्स को दूर कैसे किया जाए। मैंने कमरे की लेंथ नापी, एक बार आई 10.1, एक बार आई 10.2, अगली बार 10.1, अगली बार 10.3, अगली बार बेटा इस तरह से आ गई। मैं सही किसे मानूं? तो साइंटिस्ट कहते हैं किसी को सही मत मानो, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग लो, एवरेज को सही मानो। साइंटिस्ट कहते हैं जितने ज्यादा मेजरमेंट्स ले सकते हो, 11th में जो प्रैक्टिकल कराएंगे 3 या 5 रीडिंग दिलवाएंगे, लेकिन जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, तुम देखो जानते हो जी की वैल्यू 9.8 है, तो क्या साइंटिस्ट ने एक रीडिंग लेकर के जी को 9.8 कह दिया? अर्थ की अलग अलग जगहों पे जी अलग अलग है। पोल पर जी बहुत ज्यादा है, इक्वेटर पे बहुत कम है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बदल रही है, तो फिर ये 9.8 की डिजिट कहां से आई? तो हमारे साइंटिस्ट ने कम से कम 50,000 से 1 लाख जगह पर रीडिंग ली, अलग अलग जगह पर, और उन रीडिंग्स का निकाला एवरेज। और डिफरेंट साइंटिस्ट ने रीडिंग ली और तब उन्होंने कहा कि भाई इसके एवरेज को 9.8 लेते हैं, और सबसे कह दिया कि जी को 9.8 लिया करो। मेरठ में नापोगे जी 9.8 नहीं आने का, हम पोल पर नहीं है, सिर्फ पोल पर आता है 9.8। यहां पे कुछ ऐसा ही आएगा 9.79, 9.78 के आसपास। तो रैंडम एरर्स में क्या किया जाए? तो हमारे साइंटिस्ट का कहना है कि आप बहुत सारी रीडिंग्स ले लो। रीडिंग्स को मैं कह देता हूं, एग्जांपल बताऊंगा। पहली रीडिंग को मैं बोल देता हूं x1, दूसरी रीडिंग को x2, तीसरी को x3 और लास्ट रीडिंग को xn। x कुछ भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकती है, मास भी हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। मैं आपसे कह रहा हूं कमरे की लंबाई नापो। पहली बार रीडिंग नापी आपने 10.1 मीटर, तो x1 इक्वल टू 10.1। दूसरी बार नापी 10.3, तो x2 इक्वल टू 10.3। तीसरी बार कमरे की लेंथ नापी बेटा आ गई 10.0, तो x3 10.0। तो कोई पूछे x1, x2, x3 है क्या? कुछ नहीं, रीडिंग्स हैं। क्या है ये? रीडिंग्स। तो इनमें से सही किसे माने? ये तो सारी अलग अलग आ रही हैं। तो साइंटिस्ट कहते हैं मीन वैल्यू को ही सही माना जाए, यानी x बार का मतलब है एवरेज, मतलब मीन। हमारी फिजिक्स की दुनिया में बार का मतलब होता है एवरेज। यदि मैंने ऊपर बार लगा दिया, ये कोई मैथ्स वाला बार नहीं है, ये फिजिक्स वाला बार है, तो यहां इसका मतलब है x1, x2, x3 जितनी भी है उन सबका एवरेज। एवरेज लेना तो आता ही है। अब आती है एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर का मतलब है पहली रीडिंग, तुम ये बताओ क्या गारंटेड है x1 x बार के बराबर होना जरूरी है? तुम बोलो, क्या आपका दिल कहता है कि x1 यानी पहली रीडिंग x बार के बराबर होगी? नहीं, जरूरी नहीं है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, एक्चुअल वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू का जो डिफरेंस होगा, वो कहलाता है एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग। मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा। रियल वैल्यू और सेकंड मेजरमेंट का जो डिफरेंस होगा, वो कहलाएगा एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड रीडिंग। x बार और x3 का जो डिफरेंस होगा, वो कहलाएगा एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड रीडिंग, एंड सो ऑन। मैं एक एग्जांपल भी साइड बाय साइड चला लेता हूं, नहीं तो दिक्कत होगी आपको। मेरे बेटा, मैंने कमरे की लेंथ नापी, पहले आई 19 मीटर, अगली बार आई 20 मीटर, अगली बार आई बेटा 21 मीटर, अगली बार आई 19 मीटर, अगली बार आई 18 मीटर। आ गया? तो हम बोलेंगे
x1 is equal to 19, x2 is equal to 20, x3 is equal to 21, x4 is equal to 19, x5 is equal to 18. अब मुझसे कहा गया, इसे भी 20 ले लेता हूं कैलकुलेशन आसान के लिए, ये आ गया 20 मीटर। मुझसे कहा गया कि भाई रियल वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू क्या है, क्या ये रियल है, ये रियल है ना, रियल वैल्यू है x बार, यानी 19, 20, 21, 19, 20 डिवाइडेड बाय 5। जोड़ना कितना है बेटा, बोलो पूरा पूरा। नहीं मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, आप बोलो 90 बाय 5, 99 बाय 5 बोलो कितना आ गया, आप बोलो यार, मुझसे डिवाइड कराओगे 19 पॉइंट, मैं नहीं चेक कर रहा, 8 आ गया, ये सही वैल्यू मानी जाएगी। और ये तो हमने 5 लिए, साइंटिस्ट कहते हैं ज्यादा से ज्यादा रीडिंग लो, 5 से कुछ नहीं होता, 10, 20, 50। स्कूल वाले कहते हैं 3 लो, 5 लो रीडिंग। लेकिन जो वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, तुम्हें मालूम है अंटार्कटिका में रिसर्च चल रही है कि वहां ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो कैसे पता लगा रहे हैं, हर रोज रीडिंग ले रहे हैं टेम्परेचर की और फिर एवरेज निकाल रहे हैं, हर रोज हजारों रीडिंग ले रहे हैं। तो मेरे बेटा ये आ गया, अब तुमसे ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी मीन वैल्यू, मीन वैल्यू। फिर आती है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा लगाने का मतलब है एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, पहले मेजरमेंट में कितनी गलती थी। असली मेजरमेंट है 19.8 और पहला मेजरमेंट है 19। असली मेजरमेंट कितना है और पहला मेजरमेंट है, तो इसमें से उसे माइनस कर दो तो 0.8 की मिस्टेक है पहली मेजरमेंट में, ये कहलाती है एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। आने लगा कुछ, थोड़ा थोड़ा तो दिमाग में घुसा होगा। अब इसके बाद एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड, खुद बोलो, इसमें से इसे माइनस करो, -0.2। हमेशा बार वाले में से पहले वाला माइनस करते हैं, यानी मीन में से मेजरमेंट माइनस होगा। तो पहले 20 में से 19.8 में से 19 माइनस हुआ था, अब 19.8 में से 20 माइनस होगा। अब इसके बाद तुम बोलोगे, मैं लिखूंगा, बोलो थर्ड मेजरमेंट माइनस, अगले में बोलो 0.8, लास्ट वाले में बोलो -0.2। ये आ गए हमारे एब्सोल्यूट एरर, यानी बच्चे ने गलतियां क्या क्या करी, पहले वाले में इतनी मिस्टेक करी, अगले में इतनी मिस्टेक करी, अगले में इतनी मिस्टेक करी, अगले में इतनी मिस्टेक करी। इससे पता चल जाता है कि हर मेजरमेंट में कितनी गलती करी बच्चे ने। यदि आप 19.8 को सही मान रहे हो तो पहली बार जब बच्चे ने 19 मेजर किया तो 0.8 की एरर करके आया, दूसरी बार जब उसने 20 मेजर किया तो उस समय 0.2 की एरर करके आया। तो हम ये पता लगा रहे हैं कि हर मेजरमेंट में कितनी एरर है। तो जो हर एक मेजरमेंट की एरर है वही एब्सोल्यूट एरर है मेरे लाल, वही एब्सोल्यूट एरर है। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत आ रही हो तो बोलो, एरर से जान पहचान सी हो गई। अब बेटा इसके बाद आता है, जब हम एरर एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं उसके बाद निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी एब्सोल्यूट एरर जितनी भी आई हैं उन सबका मीन। एब्सोल्यूट एरर का सिंबल क्या था, एक्स या डेल्टा एक्स? सब में डेल्टा लगा दिया,
डेल्टा एक्स बार यानी सारी गलतियों का एवरेज, सारी गलतियों का एवरेज। पहली एरर क्या थी, वहां पे निकालता हूं मैं, वो एक एग्जांपल चल रहा है। अब हम निकालने जा रहे हैं, अब हम निकालने जा रहे हैं गलतियों का एवरेज।